एवरीवन, जय हिंद साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी ऑनलाइन पे। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 1 to 5 का भाग थर्ड का जो यानी कि खंड 3 है। 80 नंबर का यह जो प्रश्न आने वाला है आपके एग्ज़ाम में, इसमें जो है शामिल होंगे सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल एवं पर्यावरण से क्वेश्चन सम्मिलित होंगे। ये इन सभी का मिक्सचर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन का कलेक्शन जो है बहुत ही बढ़िया है। हूबहू आपके एग्ज़ाम में इसी तरह का क्वेश्चन जो है रहने वाला है। आपको ये वीडियो देखने से पूरा अनुभव हो जाएगा कि किस तरह का प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आने वाला है और बहुत अच्छा इसे आइडिया आपको मिल जाएगा। और इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हूबहू जो है सो क्वेश्चन उसी प्रकार के आ सकते हैं, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इसे लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को, तो आपको इससे आपको मदद बहुत मिलने वाला है एग्ज़ाम में। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए 80 नंबर का ये कलेक्शन है क्वेश्चन का, 41 से यहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए 41 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है दिए गए वाक्य का वर्णन करता है। तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि के संबंध में किसी स्थान पर वातावरण का दिन प्रतिदिन की स्थिति जो है ये किस पर निर्भर करता है, जो वर्णन करता है ये किस पे निर्भर करता है। देखिए आइए इसका प्रश्न ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट में है जलवायु, सेकंड है पारिस्थितिकी, थर्ड में है पर्यावरण, फोर्थ में है मौसम। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा मौसम। मौसम जो है, मौसम पे ही ये वर्ण जो है डिपेंड करता है। फिर से एक बार प्रश्न समझा दूं आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है दिए गए वाक्य का वर्णन करता है, यानी कि तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि के संबंध में किसी स्थान पर वातावरण का दिन प्रतिदिन की स्थिति, ये क्या है, मौसम है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मौसम। अगला देखते हैं 42 नंबर इसमें है। नीचे जो है दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। कथन एक में है प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशे नायलॉन पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। कथन दो है संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। तो इसमें बताना है, देखिए कथन एक और दो दोनों सही हैं या दोनों गलत है, या एक सही है और दूसरा गलत है, या एक गलत है या और दूसरा सही है। तो ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर एक जो है वो सही दिया हुआ है, यानी कि कथन एक और दो जो है दोनों सही है। क्योंकि देखिए दोनों पौधा, जानवर और खनिज स्रोतों से प्राप्त रेशों को प्राकृतिक रेशा ही कहा जाता है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा, कथन एक और दो दोनों सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे पीटा जा सकता है और पतली सीट में बदला जा सकता है। किसको पीट कर जो है पतली सीट में बदला जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, जस्ता हो जाएगा, जस्ता। नेक्स्ट है विषाणु से होने वाले रोग हैं। विषाणु से होने वाले जो रोग इसमें है वो है सामान्य सर्दी, कॉमन कोल्ड जो है, यानी कि सामान्य सर्दी जो हो जाता है, सर्दी जुकाम, वो किससे होते हैं, विषाणु से उत्पन्न होने वाले रोग हैं। अगला है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः जो है उष्ण जलवायु होती है, क्योंकि इसकी अवस्थिति को के आसपास होती है, भूमध्य रेखा के आसपास होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो है सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है, क्योंकि इसकी अवस्थिति के आसपास जो है भूमध्य रेखा के ही आसपास इसकी अवस्थिति होती है, इसलिए यह ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। समुद्र और महासागर का जो गहराई होता है उसको मापने के लिए कौन सा उपकरण का यूज़ करते हैं। देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिए हुए हैं, ग्रेवोमीटर, फैदोमीटर, जायरोस्कोप या डिलिटोमीटर। तो इसको जो है फैदोमीटर से नापा जाता है। फैदोमीटर क्या है, एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग जो है ध्वनि तरंग की सतह से नीचे तक यात्रा करने और उसकी प्रतिध्वनि वापस आने में लगने वाले समय तक पानी की गहराई को मापने में किया जाता है। तो अच्छा, उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, फैदोमीटर होगा इसका सही जवाब। आगे है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अधिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए कूट को सहायता से
सही उत्तर का चयन करें। अधिकथन है ए में, कुछ सूक्ष्म जीव जो है मनुष्य, जंतु और पौधे में रोग उत्पन्न करते हैं। कारण इसका क्या है, आर में दिया है। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु और रोगजनक कहते हैं। तो बताना है, देखिए फर्स्ट में ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। इस तरह के प्रश्न जो है बिल्कुल सटीक इसी तरह के प्रश्न जो है TRE 1.0 में देखने को बहुत सारे मिले थे और इस बार भी इसी तरह के प्रश्न आने की पूरी उम्मीद है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिए। बिल्कुल ऐसे ही कथन वाले प्रश्न जो है इस तरह दिए हुए थे, ए और दोनों सही है और आर ए देखिए सही व्याख्यान करता है। बिल्कुल इस तरह के प्रश्न आए हुए थे एग्जाम में। तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। ए और आर दोनों जो है सही दिया हुआ है और आर जो है ए की सही व्याख्यान करता है, क्योंकि देखिए क्या दिया है यहाँ कि आर में दिया हुआ है, नहीं ए में देख लीजिए पहले, कुछ सूक्ष्म जीव और मनुष्य जो है जंतुओं और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। सूक्ष्म जीव जो है पौधों और मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो इसका कारण क्या है, देखिए यहाँ दिया है, रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु और अथवा रोगजनक कहते हैं। तो देखिए दोनों सही है, तो सही जवाब होगा ए और बी दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्यान करता भी है। ऑप्शन 1 जो है सही दिया हुआ है। अगला देखते हैं 48 नंबर, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है। ये देखिए बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें क्या हो जाएगा, एमाइलेज। एमाइलेज जो है इसका सही उत्तर होगा। लार में जो है एमाइलेज नामक का एक एंजाइम होता है जो माल्टोज में स्टार्च का जल अपघटन कर देता है। स्टार्च का संपूर्ण पाचन जो है केवल अग्नाशय एमाइलेज की क्रिया से छोटी आंत में होता है। ये जो है छोटी आंत में इसका पूरा प्रक्रिया होता है। देखिए एमाइलेज जो है हमारे शरीर में पाया जाता है, एक एंजाइम है और ये लार में ही मौजूद होता है। मनुष्य के लार में जो थूक जो आपके जो होते हैं उसी में लार में ये मौजूद होते हैं एंजाइम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है 49 नंबर, लाखों कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विशाल नेटवर्क किसका गठन करता है। तो यह जो है इसे ही इंटरनेट तो कहते हैं। लाखों कंप्यूटर जो है नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क होता है। इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क समूह है, इसे ही इंटरनेट कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इंटरनेट। अगला है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं हर साल, हर 2 साल पर, हर 3 साल पर या हर 4 साल पे। तो ये होते हैं हर 2 साल पे सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल पे सेवानिवृत्त होते हैं। अगला देखते हैं 51 में, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कारण एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। मनुष्य सहित सभी जंतु जो है भोजन बनाने में असमर्थ है। और इसका देखिए आगे क्या है दिया हुआ, कारण में दिया है मनुष्य अपना भोजन पौधों और जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। तो देखिए ए और आर जो है दोनों सही तो दिए हुए हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा अपना। आगे देखते हैं, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। बक्सर की लड़ाई जो हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो ये किया था हेक्टर मुनरो ने किया था। हेक्टर मुनरो ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था बक्सर के युद्ध में, जो कि 1764 में ये युद्ध हुआ था। आगे देखते हैं, गिरनार पहाड़ियाँ जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। गिरनार पहाड़ियाँ इनमें से किस राज्य में स्थित है। यह है गुजरात में स्थित है। गुजरात में गिरनार पहाड़ियाँ स्थित हैं, ये ध्यान में रखिए आप। आगे देखते हैं 54 है, शहीदी दिवस निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से संबंधित है। शहीदी दिवस जो है किस सिख गुरु से इसका संबंध था। तो ये था गुरु तेग बहादुर से। गुरु तेग बहादुर जो है इन्हीं से शहीदी दिवस जो है संबंधित था। तो ऑप्शन हो जाएगा गुरु तेग बहादुर, सिखों के ये गुरु थे। आगे देखते हैं, इनमें से किस नदी का उद्गम भारतीय सीमा से नहीं हुआ है। भारतीय सीमा से जो है किस नदी का उद्गम नहीं हुआ है इस ऑप्शन में से। तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल जो है यह भारत में नहीं है, बल्कि यह जो है
तिब्बत में है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल तिब्बत में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें पूछा गया है सवाल में कि किसका जो है भारत में उद्गम स्थल नहीं है, तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, इसका उद्गम स्थल तिब्बत में है। आगे देखते हैं महानदी, नहीं आगे देखते हैं, ये भी बता दूं आप लोगों की महानदी जो है छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत को तलहटी से निकलती है। महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ भारत में से ही निकलती है। और रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के से निकलती है, हिमालय से ही। रावी जो है यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से निकलती है। आगे देखते हैं अब भूमध्य तापवर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। भूमंडलीय जो तापवर्धन में है कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ही जो है CO2, यही इसकी जिम्मेदार है। भूमंडलीय तापवर्धन में प्रमुख रूप से कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। नेक्स्ट है 57 नंबर, कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है। कपड़े धोने वाला जो सोडा है उसका साधारण नाम क्या है, तो इसे कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका साधारण नाम है। ऑप्शन 3 जो है ये सही उत्तर हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। और इसका केमिकल फार्मूला भी आप लोगों को बता दूं, केमिकल फार्मूला जो इसका होता है Na2CO3 इसका केमिकल फार्मूला है सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3। सॉरी फ्रेंड्स, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, सोडियम कार्बोनेट बल्कि है। सोडियम कार्बोनेट का ये फॉर्मूला है, जिसे साधारण धोने वाले सोडे के रूप में यूज़ किया जाता है। कपड़े धोने के लिए इसका यूज़ किया जाता है सोडियम कार्बोनेट। और इसका केमिकल फार्मूला है Na2CO3। Na2CO3 जो है सोडियम कार्बोनेट कहते हैं इसे, सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3 इसका केमिकल फार्मूला है। Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है और यह कपड़े धोने के रूप में यूज़ किया जाता है इसका। आगे देखते हैं, फल एक परिपक्व ब्लैंक है। फल क्या है, फल जो है एक परिपक्व ब्लैंक है, तो ये हो जाएगा अंडाशय। फल जो है एक परिपक्व अंडाशय है। नेक्स्ट देखेंगे 59 नंबर, बांदीपुर अभ्यारण्य है किस राज्य में स्थित है। बांदीपुर अभ्यारण्य यह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह चामराजनगर जिले में स्थित है। कर्नाटक के चामराजनगर में स्थित है यह, तो हो जाएगा कर्नाटक जो है बिल्कुल सही उत्तर इसका है। अब आगे देखते हैं, गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया था। गांधी जी द्वारा जो सत्याग्रह आंदोलन है वो किसके विरोध में शुरू किया गया था, तो ये जो है रोलेट एक्ट के विरुद्ध में जो है सत्याग्रह का आह्वान किया गया था। रोलेट एक्ट जो है 1919 का, उसके विरुद्ध में ही सत्याग्रह का आंदोलन जो है शुरू किया गया था। और यह जो है रोलेट एक्ट जो है इसे काला कानून भी कहा जाता है दोस्तों। और जलियांवाला बाग में जो कांड हुआ था इसी के बाद हुआ था, और जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं बेगुनाह लोग मारे गए थे। अब आगे देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यतत्व दिए गए एक को अधिकथन जो है ए और दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अधिकथन है ए जो है बलुई मृदा सुवाहित होती है। कारण दिया है बलुई मृदा के कण छोटे होते हैं। तो देखिए इसे बताना है ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन देख ले रहा हूँ पहले। देखिए इसमें सही जवाब जो होगा ऑप्शन 3 होगा। ए जो है सही है, परंतु आर क्या है गलत दिया हुआ है। ए जो है बलुई मृदा सुवाहित होती है सही दिया है, लेकिन कारण जो दिया है बलुई मृदा के कण छोटे होते हैं ये गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन जो है सही हो जाएगा 3 ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे ऊंचा बांध कौन है, तो टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और यह जो है टिहरी बांध जो है, इसके बाद भाखड़ा बांध का भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सबसे फर्स्ट में आता है
ऊंचा बांध में टिहरी बांध, सेकेंड में है भाखड़ा बांध, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। इसमें सबसे ऊंचा पूछा गया है तो टिहरी बांध हो जाएगा। आगे देखते हैं टेलीग्राफ यानी कि तार जो है इसका आविष्कार किसने किया था। टेलीग्राफ का जो आविष्कार किया था सैमुअल मोर्स ने किया था और ये 1837 में इन्होंने किया था आविष्कार। 1837 में इन्होंने किया था, सैमुअल मोर्स ने आविष्कार किया था, सैमुअल मोर्स। टेलीग्राफ का आविष्कार ध्यान में याद कर लीजिए आप लोग, टेलीग्राफ का आविष्कार जो है सैमुअल मोर्स ने किया था 1837 में। अगला देखेंगे, इसने स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक जो है समाचार पत्र निकाला। इसने स्वराज के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए विदेशी भ्रमण किया और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकाला। ये कौन थे? ये थी मैडम भिखाजी कामा। इन्होंने विदेश का भ्रमण बहुत किया था और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र इन्हीं के द्वारा निकाला गया था। ये थी मैडम भिखाजी रुस्तम कामा। एक फैक्ट और बता दूं कि इन्होंने स्टुटगार्ट में जो है सर्वप्रथम जो है भारत का तिरंगा फहराया था। ये भी प्रश्न कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो देखिए अब आगे देखते हैं, फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। फ्रंटियर गांधी जो है, आइए ऑप्शन बता दूं पहले आपको क्या क्या दिए हुए हैं। देखिए बिल्कुल जो है नज़र जाता है सबसे पहले खान अब्दुल गफ्फार खान पर, यही जो है सही उत्तर है। फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, यानी कि सीमांत गांधी हिंदी में कहा जाता है। सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान ही है, सीमांत गांधी। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम जो है गाया गया था। सबसे पहले जो वंदे मातरम गाया गया था किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गाया गया था। तो यह जो है सर्वप्रथम जो है कलकत्ता में गाया गया था, कोलकाता में गाया गया था। और ये कब हुआ था? ये अधिवेशन जो है 1896 में हुई थी यह अधिवेशन। पूछा जा रहा है सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम गया था। तो ये 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और यह जो है वंदे मातरम गीत जो है इसकी रचना जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में की थी सर्वप्रथम। वंदे मातरम का जो रचना जो किया गया था वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा संस्कृत में किया गया था। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, हमारे शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां यह होती है। कौन सी होती है? तो ये होती है हृदय की मांसपेशियां। सबसे मजबूत जो मांसपेशी होती है हमारे शरीर की वो हृदय की मांसपेशी होती है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। नीचे जो है दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। दस्त एक घातक बीमारी नहीं है। दस्त के कारण शरीर में जल एवं लवण की क्षति हो जाती है। देखिए ये जो है 68 नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। ये देखते हैं ऑप्शन पहले देखिए 4 नंबर इसका सही लग रहा है। 4 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। कथन एक जो है गलत है परंतु कथन 2 सही है, क्योंकि देखिए दस्त कोई जो है एक घातक बीमारी तो नहीं है यह, इसलिए ये गलत हो जाएगा। दस्त एक कोई घातक बीमारी नहीं है। और देखिए कथन 2 में दिया है दस्त के कारण शरीर में खनिज लवण और जल की जो है क्षति यानी कि कमी हो जाती है, ये तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। दस्त होने पे जो है ORS का घोल इसलिए लोग पीते हैं ताकि शरीर में जल एवं लवण की क्षति जो हुई है उसकी आपूर्ति की जाए, यानी कि उसका जो क्षति होता है, कमी हो जाता है शरीर में, उसको पूरा किया जाए, इसलिए लोग ORS पीते हैं दस्त में। अब आगे देखते हैं, वायुमंडल में जो है सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो ये है बहुत ही कई बार हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ये इस फैक्ट को। देखिए नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो शेयर करता है गैस वो है 78% नाइट्रोजन है। 78% जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। अब अगला देखेंगे, किस दुर्घटना में कल्पना चावला की मौत हो गई थी। कल्पना चावला की मौत जो हुई थी वो कोलंबिया में हुई थी। 2003 में जो है स्पेस शटल जो है कोलंबिया में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी 2003 में कोलंबिया में। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कल्पना चावला जो है ये भारतीय मूल की ही थी और ये अमेरिका में एक वैज्ञानिक थी, यानी कि साइंटिस्ट थी। और इनका जो है 2003 में इनका मृत्यु हो गया था
स्पेस शटल कोलंबिया के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण। आज भी लोग इस घटना को याद करते हैं। आगे देखते हैं, अब 71 नंबर है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। देखिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ मासिन राम जो मेघालय का है, ये जो है भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है, यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है मासिन राम। इससे पहले जो है मेघालय का ही चेरापूंजी नाम का जगह जो है वो सर्वाधिक वर्षा वाला था, लेकिन फिलहाल जो है मासिन राम इसका जगह ले चुका है। मासिन राम जो कि मेघालय में ही स्थित है, यह विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। अब आगे देखते हैं, मानचित्र तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखाओं को क्या कहा जाता है। मानचित्र में जो है तथा ग्लोब में एक दूसरे को काटती रेखाओं को क्या कहा जाता है, तो ये होते हैं भौगोलिक ग्रिड जो होते हैं, भौगोलिक ग्रिड इसका सही उत्तर हो जाएगा। भौगोलिक ग्रिड जो है नक्शों और ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को काटती है। अब देखिए एक चीज और बता दूं, अक्षांश जो है क्षैतिज रेखाएं हैं और जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, और देशांतर रेखा जो है उत्तर से दक्षिण की ओर चलती हैं, लंबवत चलती हैं। यानी कि देशांतर रेखा जो है वो दक्षिण से ऊपर की ओर चलती हैं, और अक्षांश जो है क्षैतिज रेखा है जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। तो आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा, ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर देखेंगे, आगे इधर है, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है, तो सही जवाब होगा 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान में जो है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये संविधान की 8वीं सूची में जो है शामिल है, ये जो है संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित है। भाषाओं का जो उल्लेख है वो 8वीं सूची में, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। और ये 22 भाषाएं देखिए कौन कौन है बता दूं, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी, ये सभी जो है 22 भाषाएं सम्मिलित है भारतीय संविधान में। अब अगला देखेंगे 74 नंबर है, मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो ये तो बहुत ईजी है, मलेरिया है, बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से ही जो है मलेरिया नामक बीमारी हो जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी। तो ये 5वीं शताब्दी में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ये 5वीं शताब्दी में हुई थी। अब नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 है, बिहार की कौन सी पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की है। बिहार की जो है कौन से पर्वतारोही हैं जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त उन्होंने किया है, तो यह है निरुपमा अग्रवाल। 76 का जो है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, श्रीमती निरुपमा अग्रवाल इसके सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखेंगे, गंगटोक से नाथुला कितनी दूरी पर अवस्थित है। ये है बहुत ही, देखिए एनसीईआरटी का, एससीईआरटी दोनों का ये जो एकेडमिक जो किताब है उसमें दिया हुआ है, यह 54 किलोमीटर ही है इसका जवाब सही। गंगटोक से जो है नाथुला की दूरी जो है 54 किलोमीटर है, 54 किलोमीटर। सिंचाई के परंपरागत साधन कौन कौन से हैं। सिंचाई के जो परंपरागत साधन है वो कौन कौन से हैं, तो ये हैं उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसमें से। देखिए नदियाँ जो है इनसे भी सिंचाई होती है, तालाब से, कुआं से, सभी से सिंचाई होता है, इसलिए ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 79 नंबर, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में कौन से मुख्य रूप से जानवर पाए जाते हैं। तो यहाँ जो है बाघ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ बाघ का ही संरक्षण किया जाता है, और बिहार का यह एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे 80 नंबर, मच्छर जो है मनुष्यों को कैसे ढूंढ लेते हैं। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी को जानना चाहिए क्योंकि इसे सभी को सामना करना पड़ता है। देखिए मच्छर मनुष्यों को कैसे ढूंढते हैं। देखिए ऑप्शन देख लेते हैं, मनुष्यों के शरीर की गंध से, अपनी अवरक्त आंखों से, या अपने पंखों की फरफराहट से, या मनुष्य के शरीर की हलचल से। तो इसका सही जवाब होगा मनुष्यों के शरीर के गंध से होगा। मनुष्य के शरीर के जो गंध होते हैं उनसे ही मच्छर जो है मनुष्य को ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 81 नंबर, पालवंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो धर्मपाल ने किया था।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना जो है धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ये पाल वंश के शासक थे। अगला देखेंगे, थार रेगिस्तान में अर्धचंद्राकार बालू के स्तूप को क्या कहा जाता है। थार रेगिस्तान जो है इसमें अर्धचंद्राकार जो है मतलब आधा चंद्र के आकार का बालू के स्तूप को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं बड़खान। इसे बड़खान कहते हैं, ध्यान में रखना है आप लोगों को। थार मरुस्थल कैसा मरुस्थल है, यह कमेंट में आप लोग बताइएगा। थार मरुस्थल जो है किस प्रकार का मरुस्थल है और इसका विस्तार है, यह मैं बता दूं आप लोगों को कि यह भारत एवं पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल। नेक्स्ट होगा 83 नंबर। आइए 83 नंबर देखते हैं। नंबर अब देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, जिस स्थान पर क्वेश्चन है, जिस स्थान पर रेल लाइन 2 से अधिक दिशाओं की ओर जाती है उसे क्या कहा जाता है। मतलब रेलवे ट्रैक जो है जिस स्थान से 2 रेल लाइनों का जो है दिशाओं की ओर जो है 2 दिशाओं की ओर जाया जाता है उसे क्या कहते हैं। जिस स्थान पर यानी कि रेल लाइन से 2 से अधिक दिशाओं की ओर जो है इसका पटरी जाता है, यानी कि ट्रेन का जो डायरेक्शन होता है, दिशा जो जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं, ऑप्शन देख ले पहले, टर्मिनल, यार्ड, स्टेशन, जंक्शन। तो इसे जो है जंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जंक्शन। सही उत्तर हो जाएगा जंक्शन। यानी कहने का अर्थ है जहां 2 से अधिक जो है दिशाओं के लिए ट्रेन मिलती है, 2 से अधिक दिशाओं के लिए ट्रैक बना होता है और 2 से अधिक दिशाओं के लिए ट्रेन उस पर चलती है, वहां से 2 से अधिक दिशाओं के लिए ट्रेन मिल जाएगा, इसको जंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 84 नंबर। 2 या उससे अधिक नदियों के मिलन स्थल को क्या कहा जाता है। जहाँ पे 2 या उससे अधिक नदियों का संगम या मिलन होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कन्फ्लुएंस। क्या कहते हैं, कन्फ्लुएंस कहा जाता है उसे। क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये गांधी जी के द्वारा किया गया था। गांधी जी सही उत्तर हो जाएंगे। गांधी जी को राजकुमार शुक्ल नामक व्यक्ति थे, चंपारण से ही बिलोंग करते थे, उन्होंने ही गांधी जी को आग्रह किया था कि चंपारण आके वे किसानों की हालत को देखें। नील की खेती के से जो है बहुत लोग जो हैं पीड़ित हो चुके थे और गांधी जी के द्वारा ही जो है चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऊंचाई के साथ ब्लैंक की भाग कम हो जाती है, क्या हो जाएगा इसमें, ब्लैंक में ऑक्सीजन। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा जो है वायुमंडल में कमती जाती है, यानी कि ऑक्सीजन की भाग कम होती जाती है। सही उत्तर होगा ऑक्सीजन। अगला है 90 नंबर। जाड़े में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है, यह हो जाएगा रबी फसल। जाड़े में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। रबी फसल में मुख्यतः जो है गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर आदि आते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं कि बरसात के मौसम में उगाई जाने वाली गई फसल को खरीफ कहा जाता है। यह भी फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। और बरसात के मौसम में जो है बोई जाने वाली कौन कौन फसल है, जैसे कि धान है, कपास, मक्का, गन्ना। तुम्हें रखने की आवश्यकता है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है 91 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है, तो ये हो जाएगा पंबन चैनल। ये हो जाएगा पंबन चैनल जो है मुख्य भूमि भारत और रामेश्वरम द्वीप के बीच स्थित है, जिस पर 2.3 किलोमीटर लंबा पंबन ब्रिज बनाया गया है। ये क्या है, पंबन जो है एक ब्रिज है। आगे देखेंगे 92 नंबर। एक चक्रवात को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जापान में इसे क्या कहते हैं, चक्रवात को जापान में क्या कहा जाता है, इसे टाइफून कहा जाता है। जापान में जो है यह टाइफून नाम से प्रसिद्ध है। चक्रवात जो है टाइफून नाम से प्रसिद्ध है, कहाँ पे, जापान में। इसे लोग टाइफून कहते हैं चक्रवात को।
अगला है बिजली की क्षमता वाली लोहे की छड़ पर इनमें से किसका लेप किया जाता है। बिजली की क्षमता वाली लोहे की छड़ जो है इस पर किसका लेप होता है, तो ये हो जाएगा जस्ता का। जस्ता का लेप जो है, जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है इस पर। अगला है भारत के किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक्स का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में ग्रामीण ओलंपिक्स यानी कि गांव वाला ओलंपिक का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है, तो ये हो जाएगा पंजाब। पंजाब में जो है ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है पंजाब में। नेक्स्ट देखेंगे बैरोमीटर क्या मापता है। बैरोमीटर क्या मापता है, तो ये हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन भी हर एक बार बीपीएससी में आ चुका है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं बीपीएससी के इस प्रकार के, इसलिए इसे याद रखने की कोशिश कीजिए आप लोग। अब आगे देखते हैं भारत में शिक्षक दिवस कौन सा तारीख को होता है। ये तो बहुत इजी है, 5 सितंबर। और यह जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जो है जन्मदिन के अवसर पर यह मनाया जाता है। 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पे मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं बिहार में कितने जिले हैं। बिहार में कुल जो है 38 जिले हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिहार रिलेटेड क्वेश्चन है यह। बिहार में 38 जिले हैं। अगला है एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी के कारण होने वाले रोग को क्या कहते हैं। एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी जब शरीर में हो जाए तो उस रोग को क्या कहते हैं, तो यह हो जाएगा अभावजन्य रोग, यानी कि कमी से जन्म होने वाला रोग अभावजन्य रोग हो जाएगा। अगला है गर्म करने पर ठोस के द्रव के बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं। गर्म जब किया जाता है तो ठोस को जो है द्रव में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा गलना। ये गल जाता है इसलिए गलना हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक पानी का गुण नहीं है। पानी का गुण इसमें से कौन सा नहीं है, यह रंगहीन होता है, यह तो गुण है पानी का, यह सही दिया है ऑप्शन में। यह गंधहीन है, यह भी सही है। यह स्वादहीन होता है, यह भी सही है। देखिए फोर्थ में क्या दिया है, इसमें से कोई भी चीज धुल नहीं सकती। इसमें कोई भी चीज धुल नहीं सकती, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कोई भी चीज धुल नहीं सकती। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101 है कोल्हुआ बिहार की प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है। कोल्हुआ जो बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक है, किस चीज का स्मारक है। यह जो है कोल्हुआ स्थित प्रसिद्ध स्मारक ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये हो जाएगा अशोक स्तंभ है। ये क्या है, कोल्हुआ स्थित जो है यह अशोक स्तंभ है, और यह बिहार के वैशाली जिला में स्थित है अशोक स्तंभ। और यह जो है प्रसिद्ध स्मारक है कोल्हुआ का, ये क्या है, अशोक स्तंभ है। आगे देखेंगे नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक को अभिकथन एवं दूसरे को कारण कहा गया है। नीचे दिए कुट को सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन है पेड़ पौधों को ज्यादातर पानी बारिश से मिलता है। कारण है इसका बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। पेड़ जो है पेड़ पौधे को ज्यादातर पानी बारिश से मिलता है, ये तो सही दिया हुआ है। बारिश जो है आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। देखिए इसका ऑप्शन में देख लेते हैं। देखिए सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 जो है सही दिया हुआ है। ए और आर दोनों सही दिया हुआ है, दोनों फैक्ट सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। अगला देखेंगे 103 नंबर बीजों के अंकुरण के लिए किसकी जरूरत नहीं होती है। देखिए पानी हवा प्रकाश ये सभी का जरूरत पड़ता है बीजों के अंकुरण में, जबकि अंधेरा का इससे कोई लेना देना नहीं है। अंधेरा का कोई लेना देना इसे नहीं, इसलिए अंधेरा जो है सही जवाब हो जाएगा इसका। बीजों के अंकुरण में अंधेरा का कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए नेक्स्ट है वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष की विभिन्न वस्तुओं तथा तारा चंद्रमा ग्रह आदि का अध्ययन करते हैं क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं खगोलविद। क्या कहलाते हैं, खगोलविद कहलाते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों को केवल ब्लैंक से देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, माइक्रोस्कोप यानी कि इंग्लिश में से माइक्रोस्कोप कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी। अगला देखते हैं जंतु जिसके शरीर पर कठोर कवच होता है तथा अधिकांशतः पानी में रहता है, वो कौन सा है, कछुआ है। इसका कवच जो है बहुत ही कठोर होता है। क्वेश्चन नंबर 107 है दूरी को मापने की इकाई क्या है।
दूरी को मापने की इकाई क्या है? ये हो जाएगा किलोमीटर। दूरी को किस में नापते हैं? किलोमीटर में नापते हैं। अगला है डायरिया का प्राथमिक उपचार है। प्राथमिक उपचार जो डायरिया का है वो है ORS का घोल। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनना है। हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, यह तो सही है। जूते बाहर उतार कर ही घर में आना, यह हर घर का रिवाज है। आगे देखते हैं। हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी हमारे घरों में रहते हैं, सही है। कुछ जानवर हमारी इजाजत के बगैर भी हमारे घरों में रहते हैं। तो असत्य कथन को चुनना है इसमें से। तो असत्य कथन हो जाएगा जूते बाहर उतार कर ही घर में आना, यह हर घर का रिवाज है। यह गलत दिया है, क्योंकि यह जो है प्रत्येक घर का रिवाज नहीं होता है, यह किसी किसी घर का रिवाज हो सकता है। तो ऑप्शन 2 जो है सही दिया हुआ है। 109 का दूसरा नंबर सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी जो है गोरैया है। ऑप्शन नंबर 3 गोरैया। अगला है 111 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का जिला नहीं है? तो इसमें से देखिए मुंगेर, जमुई और पूर्णिया जो है ये तीनों बिहार के जिले हैं, जबकि बलिया जो है यह यूपी का जिला है। बलिया जो है यह यूपी में स्थित है। तो इसमें जो क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन जो है सही होगा बलिया। बलिया जो है यह बिहार का जिला नहीं है। अगला देखेंगे असत्य कथन का चयन करें। कौन कौन सा कथन है पहले देख ले। लिथॉस का अर्थ है चट्टान, एटमॉस का अर्थ है परमाणु, ह्यूडर का अर्थ है जलवायु का अर्थ है जीवन। इसका सही उत्तर होगा एटमॉस का अर्थ है परमाणु। यह जो है असत्य कथन दिया हुआ है यहाँ। अगला है अत्यधिक ऊंचाई पर पर्वतारोहियों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बारिश, आंधी तूफान, अत्यधिक ठंड और ऑक्सीजन की कमी, इनमें से सभी। देखिए ये सभी जो है कठिनाइयों का सामना पर्वतारोही को करना पड़ता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। अगला देखते हैं सिक्किम राज्य की मुख्य नदी कौन सी है? सिक्किम राज्य की जो मुख्य नदी है वो है तीस्ता नदी। सिक्किम राज्य की मुख्य नदी है तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी जो है पाहुनरी ग्लेशियर से निकलता है। और तीस्ता नदी के बारे में एक और फैक्ट है कि यह सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल में बहती है। अब नेक्स्ट देखते हैं 115 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन महासागरों के संदर्भ में सही है? ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा के समय ही गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। आकार में अटलांटिक महासागर सबसे बड़ा महासागर है। तो देखिए इसमें सबसे सही जो दिया हुआ है महासागरों के संदर्भ में वो है ऑप्शन ए सही दिया। ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो 115 का एक जो है सही हो जाएगा। अगला देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। शेर शाह का मकबरा किस शहर में है? शेर शाह का मकबरा जो है किस शहर में है? देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ये जो है पहले थोड़ा सा देख ले 115 नंबर को। यहाँ जो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 115 का 1, क्योंकि केवल ए और सी दोनों जो है तथ्य सही दिए हुए हैं। फिर से पढ़ के बता दूं। देखिए ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये भी सही है। और महासागरीय जल सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा के समय ही गतिशील रहती है। ये इससे कोई लेना देना नहीं है। महासागरीय जल जो है सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा का समय गतिशील रहती है। ये कोई इससे फैक्ट नहीं है, इसका कोई लेना देना इससे नहीं है। ये जो दिया है तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां है, ये सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन के मुताबिक जो है इसमें ए और सी जो है सही फैक्ट है, यानी कि ये महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ऑप्शन सी तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां, ये सही है। इसलिए देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और सी जो है केवल ए और सी सही उत्तर है इसका। अगला है शेर शाह का मकबरा किस शहर में है? ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। सासाराम में है।
शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम जिले में, बिहार में सासाराम जिले में स्थित है। अगला है, सौर कुकर की दीवारें किस रंग की होती हैं? सौर कुकर जो है इसका दीवार किस रंग का होता है? तो ये होता है काला रंग का, यानी कि ब्लैक कलर का होता है। अगला है 118 नंबर, समुद्र मार्ग में विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? समुद्र मार्ग से विश्व का चक्कर जो लगाया था वो सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था मैगलन। कौन था ये? मैगलन था। ये भी पुर्तगाल से ही बिलोंग करता था। मैगलन जो था ये भी पुर्तगाल का ही था। और इसके अलावा जो है वास्को डी गामा भी पुर्तगाल का ही था। वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था। देखिए इसका, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मैगलन। मैगलन जो है इसका पूरा नाम है फर्डिनेंड मैगनल। जो है यह पुर्तगाली नाविक है। इसका पूरा नाम है फर्डिनेंड मैगनल। यह पुर्तगाली नाविक है और इसने समुद्र मार्ग से विश्व का चक्कर सर्वप्रथम लगाया था। नेक्स्ट देखेंगे, नीचे दिए हुए कथन पर विचार करें एवं कुट को सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग जो चार तरफ से जल से घिरा होता है। पाक जल संधि भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। प्रत्येक जो है एक ऋग्वेद देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत अधिक होता है वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। देखिए ऑप्शन इसका सही होगा 119 का 4 नंबर है, देख लेते हैं। सी और डी जो है सही है। इसमें कहा गया क्वेश्चन में विचार करके कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। तो इसमें जो है सी और डी जो है ये फैक्ट सही दिए हुए हैं। प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर हो जाता है। यानी कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के जो होता है उसमें 4 मिनट का अंतर हो जाता है समय में। और एक और है यहाँ डी, ये भी सही है। बड़े देश जिनका विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सी और डी। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है 120 नंबर का क्वेश्चन लास्ट है। यहाँ पे 80 नंबर आपके पूरे हो रहे हैं। देखिए ककोलत जलप्रपात जो है बिहार के किस जिला में स्थित है? ककोलत जलप्रपात जो है यह नवादा में स्थित है। ककोलत जलप्रपात यह नवादा में स्थित है। इससे जो है बीपीएससी का ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है और यह कई बार इससे आ चुके हैं सवाल। तो उम्मीद है आने का इस क्वेश्चन को, इसको ध्यान में रखिएगा। और यह बिहार रिलेटेड क्वेश्चन भी है, इस प्रकार से भी यह इम्पोर्टेंट बनता है। और यह जो है ककोलत जलप्रपात जो है एक पर्यटन स्थल भी है। ककोलत जलप्रपात यह नवादा में स्थित है और यह एक पर्यटन स्थल भी है। यह पहाड़ के समीप होने के कारण यह एक पर्यटन स्थल है। तो फ्रेंड्स ये था आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। यहाँ पे यह समाप्त हो रहा है 80 प्रश्नों का। 80 नंबर का जो है क्वेश्चन का यह समूह था। बहुत ही यह इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपका यह बीपीएससी का क्लास 1 to 5 का जो शिक्षक भर्ती अभी का एग्ज़ाम होने वाला है 14 तारीख को, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे ध्यान से देखा होगा। वीडियो को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं, वो कृपया जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है शेयर करना भी ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद।